जो 20 रुपये में लिया था और जो मेरा पैसा 10 गुना किया था, मैंने 1000 शेयर लिए थे, 20,000 का 2 लाख बना 2014 में। आप सोचो कि मैंने ट्रेडिंग में मैंने अपनी बाइक बेची, मैंने अपनी ज्वेलरी बेची और वो पैसे मैंने कहाँ से अर्न किए। और मुझे लगा कि ऐसी मार्केट है जिसमें कि रातों रात आदमी करोड़पति बन सकता है। और ये जैसे मैंने सोचा, आप सोचेंगे सिर्फ नॉलेज से आप पैसे कमा लोगे, हो ही नहीं सकता। 3-4 पॉइंट्स हैं। पहला, This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. मैं एसके राय बिहार के छोटे से शहर आरा से बिलोंग करता हूँ और आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त शेयर करने वाला हूँ अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी। और मेरी जो इन्वेस्टिंग स्टाइल्स है आपको काफ़ी बढ़िया लगेगा और आप उसका ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं बिल्कुल शुरू से लेकर के लास्ट तक शेयर करूँगा कि मैंने अपनी कैसे ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की थी और आज मैं कैसे काम करता हूँ स्टॉक मार्केट में। मेरी जो स्टार्टिंग पॉइंट थी 1996, स्टॉक मार्केट में प्राइमरी मार्केट से स्टार्ट हुई। उस समय जो भी प्राइमरी मार्केट अलॉटमेंट होते थे वो तुरंत 3 महीने में डबल होते थे। मैंने उससे अच्छे खासे पैसे बनाए। बट मेरी लाइफ चेंज हुई, मतलब निगेटिव पॉइंट में देखा जाए तो, ट्रेडिंग करने के बाद। ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट की, उस समय बदला सिस्टम था, सारे फिजिकल शेयर्स में काम होते थे, फ्यूचर्स में भी काम होते थे। तो मैंने फ्यूचर भी स्टार्ट कर दिए। कुछ पैसे मैंने बनाए, मुझे लगा कि फ्यूचर्स में और जल्दी पैसे बनेंगे और मुझे लगा कि ऐसी मार्केट है जिसमें कि रातों रात आदमी करोड़पति बन सकता है। और ये जैसे मैंने सोचा, उसके बाद मेरी सारी जो सोच थी बिल्कुल निगेटिव होने लगी। जो भी मैंने पैसे कमाए थे मार्केट से वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे और बहुत जल्द सारे पैसे ख़त्म हो गए। 1 से 2 साल में मैंने जो भी पैसे कमाए थे मार्केट से और जो मैंने एयरफोर्स की काम किए थे 96 तक, उससे जो मेरी सैलरी थी वो सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे। 98-99 मैंने सोची कि ट्रेडिंग को छोड़ दिया जाए और इन्वेस्टिंग की तरफ जाया जाए। तो मैंने छोड़ भी दी। बट ऐसा ये नशा था कि फिर 6 महीने साल भर के बाद फिर मैं इसमें आ गया। जब भी लॉस होते थे मैं सोचता था कि अब इससे बुरा कोई काम नहीं है, मैं छोड़ दूं। पर पता नहीं कैसा ये नशा था जो कि कभी छूट नहीं रहा था। ट्रेडिंग छोड़ते छोड़ते मुझे करीब 10 साल लग गए। 1996 से 2006 की जो जर्नी थी मेरे लिए एक बहुत ही बुरा स्वप्न था। मैंने करीब उस समय मार्केट में 20 लाख रुपए गंवाए। उस दौरान मैंने अपनी यामाहा क्रक्स मोटरसाइकिल बेच दी, यामाहा RX 100 बेची और घर की मैंने अपनी ज्वेलरी बेची थी। उस समय मुझे अभी तक याद है वो दिन जब मैंने 40,000 रुपये में सारी ज्वेलरी, करीब उस समय 4,000 10 ग्राम का गोल्ड का दाम था। सोचो कि उस समय मैंने उसने रेट पे भी बेच दिए सारे ज्वेलरी और मेरे ऊपर करीब 10-12 रुपये कर्ज थे। बट मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मेरे जो स्वप्न थे काफ़ी बड़े थे। मैं स्टॉक मार्केट में सोचा कि अब कुछ ना कुछ हो, स्टॉक मार्केट से ही कमाऊँगा। और मैंने 2006 से सीखना स्टार्ट किया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो ट्रेडिंग है उससे पैसे तो नहीं बन सकते हैं। हाँ, बट मेरा पैसा तो किसी के पास गया है। मुझे दिमाग में क्लिक किया, आखिर किसी ने तो कमाया है, मेरे पैसे तो किसी के पास गए हैं। और ये जो दिमाग में क्लिक किया, मुझे भी उसी तरीके से काम करना है जो मेरे पैसे जिन्होंने कमाए, क्या मैं उस लोगों के क्लब में आ सकता हूँ क्या? ये मेरे सोच को चेंज किया। चूँकि उस समय पढ़ाई-लिखाई का मतलब मार्केट में अगर आप खोजोगे कोई कोचिंग मिल जाए स्टॉक मार्केट का, तो मुझे नहीं लगा कोई समय था कोचिंग। मैंने खुद से पढ़ना स्टार्ट किया। उस समय कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक टाइम्स, बिज़नेस स्टैंडर्ड, एक भी दिन ऐसा नहीं था मैं जो कोई मैगज़ीन और पेपर नहीं लेता था। महीने में 2 मैगज़ीन्स आते थे कैपिटल मार्केट के। जिस दिन आता था उस दिन मेरे पास वो मैगज़ीन्स जा कर के कनॉट प्लेस से मैं लेता और सारे पढ़ने लगता था। मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी 2006 के बाद और उसका मुझे फ़ायदा भी मिलने लगा। लॉसेस तो मेरे बिल्कुल ही अब नहीं होने लगे। प्रॉफ़िट हो या ना हो, लॉसेस बिल्कुल ख़त्म हो गए। वो मैगज़ीन्स अभी तक मैंने सँभाल के रखा है और उस समय इकोनॉमिक टाइम्स भी मेरे पास है। धीरे-धीरे इन्वेस्टिंग सीखते गया। 2007 से मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ। कुछ अच्छे पैसे मेरे पास बनने लगे। चूँकि मेरे पास कैपिटल बहुत ही कम थे, तो 2010 में मेरे पास जो भी कैपिटल थे, वो कैपिटल मैंने करीब 1 लाख के पास कैपिटल था। तो 2000 में मुझे समझ में आया कि मार्केट पिक कर रहा है और मुझे याद है कि 6 महीने मैंने पैसे अपने करीब ट्रिपल किए थे। क्योंकि मार्केट में यूफ़ोरिया आ गई थी और यूफ़ोरिया मुझे समझ में आ गई थी। चूँकि मैंने 2000 का जो केतन पारी का केस था वो मैंने देखा था। उस समय भी यूफ़ोरिया में बहुत सारे पेंटा मीडिया ग्राफिक्स, सिल्वर लाइन इंडस्ट्रीज़, ये सारे स्टॉक 2000-3000 रुपये गए थे। रिलायंस कैपिटल, तो मुझे समझ में आ गया था कि यूफ़ोरिया है और मैं टॉप पे निकला। उस समय मेरे लाइफ़ का पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने पैसे 3 गुना बनाए।
मुझे बिलीव होना स्टार्ट हुआ है मार्केट में कि हाँ पैसे बन सकते हैं, लाइफ चेंज की जा सकती है। बट मेरी जो अनरियलिस्टिक सोच थी कि रातों रात पैसे बनेंगे, वो ख़त्म हो गई और मैं एक रियल अप्रोच लेकर के मार्केट में अब काम करना स्टार्ट किया। हाँ, दिक्कत ये थी कि मेरे 12 लाख रुपए कर्ज थे। उसके लिए मैंने क्या किया था कि शुरू से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। पार्ट टाइम में इवनिंग में मेरे पास 2-3 क्लासेस थे 11-12 के, उससे अच्छे खासे मुझे पर अर्निंग हो जाती थी, जिससे मैं धीरे-धीरे डेब्ट कम करता चला गया। सीखना मैंने स्टार्ट जारी रखा। 2009 से कुछ स्टॉक्स वैसे मुझे मिलने लगे जो डबल ट्रिपल होने लगे। क्योंकि मेरे पास सरप्लस पैसे नहीं थे, इसलिए मैं उस पे फुल पोटेंशियल होल्ड नहीं कर पाता था। दुगना-तिगुना में मैं बेचता था। मुझे पता था कि 10 गुना स्टॉक्स होगा, बट मैं रख नहीं पाता था। उस समय मुझे याद है कि बहुत सारे स्टॉक्स अल्काइल एमी जो आज का मल्टीबैगर है, नवीन फ्लोरो, अवंती फीड्स जो मैंने बहुत ही कम रेट में थे। केई इंडस्ट्री जो 2 रुपये था, वो 1000 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया। आज के डेट में कई लोग बोलते हैं मल्टीबैगर स्टॉक्स है, वो मेरे पास याद है। यूनिटेक तो मैंने लिया था, मैंने बेच दिया था। यूनिटेक फिर बाद में फ्रॉड में फंस गया था वो। उसके बाद 2009 से लेकर के 2014 तक की जर्नी ठीक-ठाक रही। करीब-करीब मेरे डेब्ट धीरे-धीरे सारे ख़त्म हो गए और मेरे कुछ सरप्लस पैसे भी बनने लगे। 2014 में मैंने काफ़ी बड़ा बेट लिया, बिल्कुल इन्वेस्टिंग का, कि मोदी गवर्नमेंट आ सकती है और आने वाला टाइम 2-3 साल इंडिया के लिए गोल्डन पीरियड। मुझे समझ में आने लगे थे, आगे प्रोजेक्शन मैं करने लगा था कि 1-2 साल में क्या हो सकता है। किसी स्टॉक को रिलेट करना उस बिजनेस से कि ये बिजनेस का आगे 2-3 साल में कैसा फ्यूचर हो सकता है। सेक्टर पहचानना मैं सीख गया था और इससे मुझे काफ़ी सहूलियत मिलने लगी। जो नए-नए सेक्टर्स उभरते थे, मैं उस सेक्टर में बिल्कुल ही अर्ली बेट लेता था। और मुझे याद है कि मैंने अवंती फीड्स छोड़ दिया था। मैंने वाटर बेसिक लिया था स्टॉक्स, जो 20 रुपये में लिया था और जो मेरा पैसा 10 गुना किया था। मैंने 1000 शेयर लिए थे, 20,000 का 2 लाख बना था 2014 में। फिर वो स्टॉक अभी भी वो 80-90 रुपये है, मैंने 10 गुना करके बेच के निकल गया था। अगर देखा जाए तो इन्वेस्टिंग में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर हमेशा नोट करके रखना चाहिए। आपको इन्वेस्टिंग करने के पहले कम से कम बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल कैसे हम चेक करते हैं किसी कंपनी की, ये इतनी नॉलेज है। बहुत आपको तोड़-फोड़ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बट इतनी आनी चाहिए कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन हैं, कंपनी का प्रमोटर स्टेक कितना है कंपनी में, कंपनी क्या करती है, कंपनी कौन-सा प्रोडक्ट बना रही है, उसका प्रोडक्ट का फ्यूचर कैसा हो सकता है। अगर आपको फ्यूचर समझने लगे कि ये प्रोडक्ट का फ्यूचर में डिमांड और बढ़ सकता है, या कोई ऐसी कंपनी जो बिल्कुल इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रही है, जो मार्केट में उसका कॉम्पिटिटर नहीं है, उस तरीके के बिज़नेस से आपको खोजने पड़ेंगे। और हर बुल मार्केट में समझ आई थी अलग-अलग लीडर्स होते हैं। जैसे पिछले बुल मार्केट में आपने देखा होगा एचडीएफसी बैंक ने अच्छे रिटर्न दिए थे। इस बुल मार्केट में एचडीएफसी ने रिटर्न बिल्कुल ही नहीं दिया, कोटक बैंक बिल्कुल ही नहीं दिया। तो इस तरीके से आपको सेक्टर चर्निंग बहुत ही ज़रूरी है। आपको फंडामेंटल की बिल्कुल समझ होनी चाहिए, बहुत तोड़-फोड़ नॉलेज होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स नहीं लिए हैं तो आप नहीं जान सकते। मेरा बैकग्राउंड आपका फिजिक्स है, मैं साइंस पढ़ाता हूँ, फिर भी मैंने खुद से सीखे हैं सारे। रीड करना बहुत ही आज मुश्किल नहीं है। आज के डेट में आप सोशल मीडिया के थ्रू ये सब कुछ आप फ्री में सीख सकते हैं। उस समय मेरे समय में ये सब सहूलियत नहीं थी। मुझे बहुत पापड़ बेलने मैंने लॉस दे कर के सीखे हैं और सारे पढ़ के सीखे हैं। आज के डेट में अगर आपने फंडामेंटल सीख लिया, टेक्निकल की थोड़ी-सी समझ होनी चाहिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, किस रेट पे लेना है, किस रेट पे निकलना है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन, आप शुरू में कैसे पहचानेंगे कि ये कंपनी आगे आने वाले समय में अच्छा कर सकती है। कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। पहला पॉइंट्स, आज के डेट में जो आपको काम करना है, मैं तो स्क्रीनर यूज़ करता हूँ, स्क्रीनर.इन। उस पे आपको मैं जाता हूँ कंपनी क्रिएटिंग न्यू हाई। उसमें आप देखेंगे डेली जो स्टॉक्स प्राइसेज़ हैं, कौन-कौन से नई हाई बना रहे हैं। अगर आपको सेक्टर पर करना है तो उसमें देखिए कौन-कौन से सेक्टर्स के ज़्यादातर स्टॉक्स वो न्यू हाई में आ रहे हैं। आपको समझ में आ जाए कि वो सेक्टर आजकल डिमांडिंग है। उस सेक्टर को आप नोट कीजिए, उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स को देखिए। अगर मल्टीबार करेक्टर ढूँढना है, तो उसमें आपको वैसे स्टॉक ढूँढने पड़ेंगे जो कि पीछे कई सालों से अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे। पुरानी कंपनी हो, कंपनी नई मैं तो नहीं ज़्यादा ढूँढता हूँ। पुरानी कंपनी हो, प्रमोटर ठीक-ठाक हो, प्रमोटर पे कोई बैकग्राउंड में कुछ ऐसा दाग ना लगा हो, कंपनी अच्छी नहीं कर रही प्रॉफिट फ्रंट पे और अचानक उसमें प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया। फिर आप उसको रीड करना स्टार्ट करें कि आखिरकार ये प्रॉफिट हो क्यों रहा है। उसमें आप थोड़ा-सा बेट लें, उसके प्राइस को समझें। मैंने उसका भी एक रूल बनाया है कि शुरू में 10,000 इन्वेस्ट करता हूँ, वो भी एक बार में नहीं, किसी रेट पे मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, 2 से 3 बार में। उसके बाद वह प्राइस, अगर उस प्राइस से मुझे प्रॉफिट होने लगता है, तब मैं धीरे-धीरे उसमें पैसे और बढ़ाता हूँ। अगर मेरा जो बाइंग प्राइस है, उस एक लेवल के नीचे जाता है, तो मैं फिर उसको भूल जाता हूँ। तब तक मैं बाई नहीं करता हूँ, जब तक उस रेट से ऊपर ना जाए।
फिर मैं 2-3 क्वार्टर मुझे लगते हैं उस कंपनी को समझने में। अगर वो कंपनी कंटिन्यू कर रही है अपने परफॉर्मेंस को, फिर मैं धीरे-धीरे स्टेक बढ़ाता हूँ। उसके प्रोडक्ट को मैं बिल्कुल ही समझता हूँ, उसके वेबसाइट पे जाता हूँ। प्रोडक्ट मेन है कंपनी का और कंपनी का प्रॉफिट मेन है। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं बनाएगी, चाहे कितने भी अच्छी कंपनी हो, कितनी मजबूत कंपनी हो, आपके पैसे ग्रो नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा फंडामेंटल को रिवार्ड करता है, शॉर्ट टर्म में आप टेक्निकली पैसे कमाते हैं। मैंने पहला पॉइंट ये नोट किया, जैसे पिछले पिछले साल में आप देखे होंगे जितने डिफेंस कंपनियां थी, रेलवे कंपनियां थी, वो बजट में आपको बहुत सारे एलोकेशन गवर्नमेंट ने की थी। बजट को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपने सेक्टर पकड़ा, उस सेक्टर को आप देखेंगे गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है तो और ज़्यादा बेहतर उस सेक्टर के लिए। जैसे कि पिछले साल मैंने रेलवे कंपनियां काफ़ी अर्लियर पकड़ी थी और उस तरह के कंपनियों को आप पकड़े जो जनरल पब्लिक में ना हो। मैं बिल्कुल नया स्टॉक ढूंढता हूँ, अर्ली स्टेज में ढूंढता हूँ। जब वो 8 गुना 10 गुना आता तब टीवी पे वो स्टॉक्स के नाम आते हैं, लोगों के दिमाग में वो नाम आते हैं। तब तक वो कंपनी थोड़ी थोड़ी बड़ी हो चुकी थी होती है। और जब तक कंपनी के रिटर्न बनते रहें तब तक उसमें आपको होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए। अगर आप उसका होल्ड नहीं कर पाएंगे, अगर कन्विक्शन नहीं रहेगा, तो फिर आप उसमें जो फुल पोटेंशियल है स्टॉक का, बुल मार्केट में आप नहीं कमा पाएंगे। पहला हो गया आपका सेक्टर्स पकड़ना, सेक्टर में स्टॉक आइडेंटिफाई करना। अगर आपको एक सेक्टर अच्छा लग रहा है, कि पिछले बुल मार्केट में आपका अभी देखेंगे कि आप रेलवे सेक्टर्स और डिफेंस सेक्टर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो कुछ नए नए सेक्टर्स उभर रहे हैं। कुछ सेक्टर्स मैं आपके लिए एग्जांपल के लिए लेता हूँ, जैसे पोल्यूशंस, वाटर पोल्यूशंस, एयर पोल्यूशंस। ये मुझे बहुत बड़ी थीम लग रही है और ये थीम मैंने 2-3 साल पहले पकड़ा था। इसमें कुछ मैंने स्टॉक आइडेंटिफाई किया जो कि इस पे काम कर रहे हैं और कुछ उसके इनोवेटिव प्रोडक्ट आ रहे हैं जो कि वाटर सोलेबल हैं या बायोडिग्रेडेबल है। उस स्टॉक्स में मैंने काफ़ी अच्छे पैसे बनाए। फॉर एग्जांपल पक्का लिमिटेड, मैंने काफ़ी अर्ली बेट लिया था इस पे। एरोग्रीन्स मैंने काफ़ी अर्ली बेट लिया था, वो सारे स्टॉक्स मेरे होल्डिंग में भी हैं। दूसरी थीम, अभी एआई का थीम आ रहा है। आप सोचो कि एआई का कितना बड़ा थीम हो सकता है। बहुत सारी कंपनियां अभी एआई के सेक्टर में नहीं हैं, बट धीरे धीरे कंपनियां आएंगी, उसको आपको पहचानना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में सारी कंपनियां नहीं चल रही हैं, कुछ वैसे स्मॉल स्टॉक्स हैं जो कि बिल्कुल अलग थीम पे काम कर रहे हैं, उसको आपको काम करना पड़ेगा। एक चीज़ आप मान लो कि जो स्टॉक सबके पास हैं उससे आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हो। जो स्टॉक्स अंडर ऑन्ड हैं, कम लोगों के पास हैं, उसी से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, स्मॉल कंपनी में आओ। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो बड़े कंपनी में रहो। ट्रेडिंग से आप छोटे कंपनी से पैसा नहीं बना सकते हो और वेल्थ आप बड़े कंपनी से क्रिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो छोटी कंपनी है उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और उसमें आपको रिस्क भी ज़्यादा है। इसीलिए मैं अपने जो पोर्टफोलियो में कम से कम एक कंपनी में 5% एलोकेट करता हूँ। अगर आपके पास 1 लाख रुपये हैं तो कम से कम आपके 20 स्टॉक्स होने चाहिए। 20 से ज़्यादा हो जाएं बुल मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, 20 से शुरू में आप कम ना रखें। हाँ, थोड़ा आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आप कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो की तरफ जा सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारे थीम्स मार्केट में नए नए उभर रहे हैं, उस थीम्स को आप पहचानें। मैंने एक थीम पकड़ा 2 साल पहले, सिर्फ इसके लिए बहुत नॉलेज की जरूरत नहीं थी। मैंने हॉस्पिटल सेक्टर को पकड़ा जो आज के डेट में बूम कर रहा है। मैंने सोचा कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में हॉस्पिटल सेक्टर आ रहा है। आप देख रहे हो कि हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म हो रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आ रहा है। जो भी लोग नए नए लोग हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है। आप सोचो कि अगर उनको कोई भी इशू होता है, पहले अगर कोई जैसे बुखार लगता था तो आप लोग दवा मेडिसिन ले लेते कोई ओटीसी काउंटर से और आप ठीक हो जाते थे। आजकल उसी के लोग बड़े हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं क्योंकि उनको जेब से पैसे नहीं भरने हैं। मुझे ये थीम बहुत ही अच्छा लगा और मैंने बहुत सारे स्टॉक्स कम कम रेट में पकड़े हैं और आज वो थीम अब लोगों को लग रहा है कि नहीं बहुत ही अच्छी काम कर सकती है। बहुत सारे थीम आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बाहर में वॉच करके कर सकते हैं। जैसे 2 साल पहले ईवी सेक्टर में लोग बोल रहे थे ईवी सेक्टर में बूम आ सकता है। सपोज करो जेबीएम के बसेज आपके दिल्ली में चल रहे हैं। अगर किसी ने जेबीएम पे चढ़ा होगा बस पे, उसने देखा होगा जेबीएम का तो ईवी बहुत अच्छा बस है और जेबीएम पे रिसर्च किया होगा। अगर उसने सिर्फ ये देख करके पकड़ा होगा तो उसके पैसे 10 गुना से ज़्यादा हो चुके हैं। इस तरीके से छोटी छोटी बातें आपको समझनी है। फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज दिमाग नहीं लगाने हैं। आप सोचेंगे सिर्फ नॉलेज से आप पैसे कमा लोगे, हो ही नहीं सकता। 3-4 पॉइंट्स हैं। पहला, फंडामेंटल की पकड़। दूसरा, आप जो पोर्टफोलियो बनाएं उसमें डाइवर्सिफाई करें, एक पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड मत करें शुरू के शुरू फेज में। तीसरा पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा पैसा आप एक सेक्टर में ना लगाएं, सभी सेक्टर्स में बांट बांट के करें। सेक्टर चर्निंग करें आप,
इन्वेस्टिंग में और एक दो पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपको कोई स्टॉक आपने लिया, अगर उसमें आपको कन्विक्शन नहीं है तो स्टॉक में बड़े पैसे आपके नहीं बनेंगे। एक और पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका पोजीशन साइज अगर आपके कंट्रोल में होगा, दैट मीन्स आपके पास जितने पैसे हैं सेविंग्स के, वही पैसे आपने बाई किए हैं, आपने कोई लोन का पैसा नहीं लिया, किसी का उधार नहीं लिया है, तो उसमें आपके ज़रूर पैसे बन जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे अगर आपने उधार के पैसे लगाए हैं, तो अगर आप सही भी ट्रेड लोगे या सही भी इन्वेस्टिंग करोगे, तो उसमें आपके पैसे बनने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। मैंने अपने जो भी जर्नी में वेल्थ कमाए हैं, इन्वेस्टिंग से कमाए हैं। ट्रेडिंग ने मेरे पूरे लाइफ को बर्बाद किया था। और आज के डेट में, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट 11th-12th पढ़ करके अच्छे अच्छे जॉब कर रहे हैं। उसमें से एक स्टूडेंट करीब 2 महीने कॉल आया था, बेंगलोर बेस्ड है, अच्छी खासी उसकी सैलरी थी, 1.5 लाख से ऊपर की सैलरी थी। वो फैसिनेट होकर के ऑप्शन ट्रेडिंग में आया और काफ़ी दिनों से पढ़ाई कर रहा था। उसको फैसिनेटिंग लग रहा था कि इसमें और बहुत ज़्यादा जल्दी पैसे बन सकते हैं। उसने सीख करके कुछ ट्रेडिंग में स्टार्ट किया ऑप्शन से, कुछ पैसे उसके बने भी, और उसने 1 महीने में 6 लाख रुपए कमा लिए। और सोचो कि उसकी इतनी उस पे कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि उसने जॉब छोड़ दी और अगले महीने 35 लाख उसने इसमें पैसे गंवा दिए। क्योंकि उसके फादर मुझे जानते थे, उसने मुझे कॉल किया एक दिन, वो ड्रिंक किए हुए था, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था, सारी कहानी मुझे बताई। बोला कि सर पापा से मत बताना ये बातें। मैंने बोला कि नहीं। सारी मैंने उसे कहानी सुनी। मैंने उसको बोला कि तुरंत आप कोई ना कोई जॉब ज्वाइन करो और बिल्कुल ही ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ डिलीट करो, बंद करो। उसके ऊपर डेब्ट भी कुछ हो गए। बोला कि सब कुछ बिल्कुल उसको भूल जाओ, 1-2 साल बिल्कुल अपने जॉब पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, कुछ पैसे इकट्ठा करो, पढ़ाई जारी रखो, बट ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से बिल्कुल दूर हो जाओ। खैर उसने बात मान ली। अभी जस्ट उसकी कुछ दिन पहले शादी हुई है। बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड लड़का था। उसकी जो मैरिज हुई है वो भी वाइफ उसकी भी सैलरी 1.5 लाख से ऊपर है। मैंने बोला तुम्हारे तो 3 लाख रुपए आ रहे हैं। फिर उसने जॉब भी ज्वाइन कर ली है। तो इस तरीके से मैंने देखा कि ट्रेडिंग में मैक्सिमम लोगों ने पैसे गंवाए हैं। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो 8 लाख रुपए गंवा करके और सीखने आ रहे हैं। आप सोचो कि मैंने ट्रेडिंग में मैंने अपनी बाइक बेची, मैंने अपनी ज्वेलरी बेची, और वो पैसे मैंने कहाँ से अर्न किए? इन्वेस्टिंग करके। इस तरीके से अगर देखा जाए, अगर आप स्टार्टिंग आप इन्वेस्टिंग से करते हो तो आपका एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट के प्रति बिल्कुल ही बदल जाएगा, और हो सकता है कि आपने वेल्थ क्रिएट कर लिया और आप भी मेरे तरीके से, मेरे तरह से अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हो।